बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका एक सब्जेक्ट है, पेपर है बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम। इस पेपर के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, और इस इन्फ्लेशन चैप्टर में आज स्टडी करेंगे मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार को नियंत्रण के क्या तरीके हैं। तो अभी तक हमने स्टडी की थी कि मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और इन्फ्लेशन के जो कॉजेज हैं, मुद्रा प्रसार के जो कारण हैं, उन्हीं को यदि हम नियंत्रित कर लें तो हम मुद्रा प्रसार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के कौन कौन से कारण हैं, सॉरी उपाय हैं जिनसे कि हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हम ले सकते हैं रिडक्शन इन मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति में कमी करना। चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि मुद्रा प्रसार का मुख्य कारण आता है कि जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, वस्तु की कीमतें अधिक बढ़ती हैं। तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है कि मुद्रा की जो पूर्ति ज्यादा थी उसको कम करना है। अब बाजार में मुद्रा की पूर्ति है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नोट जारी करता है। तो सबसे पहले हम काम कर सकते हैं कि कंट्रोल ऑन नोट इश्यू, यानी कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि नए नोट नहीं छापता है या अधिक मात्रा में नोट जारी नहीं करता है तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मुद्रा प्रसार भी नियंत्रित हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो नोट जारी किए जाते हैं उसमें कंट्रोल किया जाता है। और मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण किया, और आप जानते हैं कि 1000 5000 के जो नोट थे वो भारत सरकार आरबीआई के द्वारा बंद कर दी गई। और जिस समय पुरानी मुद्रा समाप्त की जाती है और उसके तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, और इस हिसाब से भी मुद्रा प्रसार को नियंत्रित हम कर सकते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है कि कंट्रोल ऑन क्रेडिट, साख की मात्रा को नियंत्रित करना। बाजार में जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा साख जो मुद्रा है जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय बिल है, या बैंकों के द्वारा जो व्यापारी उधार दिया जाता है, तो जो साख मुद्रा है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हर देश का जो केंद्रीय बैंक है वो साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जो रिजर्व बैंक है ये क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके इसके पास में है। उसमें हम इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव गुणात्मक, और दूसरा है मात्रात्मक। जो क्वालिटेटिव कंट्रोल है उसके अंतर्गत तो हम मुद्रा की जो साख की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसमें मात्रात्मक में हम उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम आरबीआई के द्वारा जो क्वांटिटेटिव जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहला तरीका है बैंक दर, बैंक रेट। दूसरा है इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट सर्कुलेशन। तीसरा CRR है यानी कि कैश रिजर्व रेशो है, और एक SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात है। तो ये कुछ तरीके हैं आरबीआई के पास में जिनके कम और ज्यादा करने से क्रेडिट कंट्रोल होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि बैंक दर, पहले तो हम समझे कि बैंक दर कहते किसे हैं। तो बैंक दर का अर्थ है बैंक रेट की। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारी बैंकों के प्रथम श्रेणी बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो बैंक रेट यदि ज्यादा होगी तो ऋण महंगे होंगे और बाजार में साख की पूर्ति कम होगी। तो आरबीआई क्या करता है कि यदि साख की मात्रा को कंट्रोल करना है यानी साख की पूर्ति कम करनी है तो बैंक रेट बढ़ा देती है, जिससे कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं ओपन मार्केट सर्कुलेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार क्रिया का मतलब है कि जब बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा यदि सरकार के द्वारा
यदि बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा तो विक्रय करने से क्या होगा, सरकारी प्रतिभूतियां तो बाजार में आ जाएंगी और जो मनी है वो बैंक के पास में चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास में चली जाएगी, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करके और साख की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है नगद कोष अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मीनिंग क्या है? कैश रिजर्व का मतलब है कि सभी जो बैंक हैं उनकी जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक निश्चित परसेंटेज सभी बैंकों को आरबीआई के पास में जमा रखना पड़ता है। तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना बैंकों के पास में उधार देने के लिए पैसा कम बचेगा। तो आरबीआई क्या करता है कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सीआर की रेट में वृद्धि कर सकता है, जिससे कि क्या होगा कि बैंकों के पास में जो टोटल डिपॉजिट है वो 1% वहां पर चला जाएगा, आरबीआई पास में चला जाएगा, तो उनको उधार देने के लिए पैसा कम बचेगा। सपोज करिए कि सीआरआर की दर मान लीजिए 5% है, तो बैंकों के पास में यदि 100 रुपए जमा होते हैं तो 5 रुपए उसको आरबीआई के पास में जमा करने पड़ेंगे, तो उसके पास में 95 रुपए ही लोन के लिए होंगे, उसमें उसको एसएलआर भी रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कैसे, ये जिसको हम 10% कर दें तो बैंकों को अधिक मात्रा में आरबीआई के पास में जमा करना पड़ेगा, यानी कि एप्रिसिएशन कह सकते हैं कि बैंकों को उधार देने के लिए पैसा कम बचेगा। ऐसे ही इसका चौथा है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटस लिक्विडिटी रेशो। इसमें सॉरी इक्विटी जो रेशो उसमें क्या करते हैं कि जो बैंक के पास में जो कुल जमा है, तरलता जो डिपॉजिट है वो बैंक अपने पास में रखता है, आरबीआई उसके पास में नहीं रखा जाता बल्कि खुद अपने पास रखता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बैंकों का जो मुख्य काम है, जो डिपॉजिट्स हैं, टोटल जो डिपॉजिट है बैंकों के पास में, वो बैंक सारा डिपॉजिट उधार नहीं देता है, बल्कि कुछ पैसा तो आरबीआई पास जमा रखता है, कुछ बैंक अपने पास में तरल रूप में रखता है, और इस आधार पर रखता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक दिन पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। जैसे मान लीजिए रेशो यदि 25% है, 25% है, तो इसका मतलब क्या कि 100 रुपए में से 25 रुपए बैंक अपने पास रखता है और बाकी पैसा सामान्य जनता को, उद्योगपति, व्यापारी उधार दे सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी रेट में यदि वृद्धि कर दें, तो आरबीआई 25% की जगह मान लीजिए 35% कर देते हैं, तो बैंक को डिपॉजिट का एक निश्चित भाग खुद अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा और उधार देने के लिए पैसा कम बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं आरबीआई के पास में, जो टूल्स हैं, उनके द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अब आता है क्वालिटेटिव, यानी कि जो हम जानते हैं कि बैंकों का बैंक है आरबीआई, हिंदुस्तान के जितने भी बैंक हैं, चाहे कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे आरआरबीज हैं, सभी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। तो आरबीआई जैसा कहता है वैसे बैंकों को करना पड़ता है। आरबीआई यदि सीधी कार्रवाई कर सकता है, या मानदेय साख का राशनिंग कर सकता है, या मार्जिन और सेफ्टी जो है वो भी रख सकता है कि रिजर्व बैंक तय करता है कि किस सेक्टर्स के लिए हमें उधार देना है, कम देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसके तहत हम बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम करेंगे तो मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आरबीआई के पास में बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम मनी की सप्लाई को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन अब, इंक्रीज इन टैक्सेज, सरकार के द्वारा करों में वृद्धि करना। अब कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट यदि टैक्स की दरों में वृद्धि करेगी तो कर के रूप में सामान्य जनता से, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से पैसा जो मनी है वो गवर्नमेंट के पास में चली जाएगी और बाजार में उतनी ही मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। उससे बाजार में मनी की सप्लाई कम होगी और मुद्रा प्रसार भी नहीं होगा। तो भारत सरकार कई बार टैक्सेज में वृद्धि करके भी ऐसा कर सकती है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रेट हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी टैक्स रेट भी बढ़ती चली जाती है, और जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना उनको गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, तो बाजार में उतनी मुद्रा की पूर्ति कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते पर इंक्रीज इन पब्लिक डेट्स, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। सरकार अपने खर्चे चलाने करने के लिए टैक्सेस से भी यदि इनकम कम पड़ती है तो हम सामान्य जनता से ऋण लेकर के और गवर्नमेंट अपने खर्चे को मीट आउट करती है। तो
सरकार के द्वारा यदि सामान्य जनता से या बाजार से ज्यादा ऋण लिए जाएंगे तो बाजारी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी और मनी इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा यदि सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जाती है तो उससे भी मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स, बचतों को बढ़ावा देना। बचतों को बढ़ावा देने से क्या होगा कि व्यक्ति के पास की जो इनकम है उस इनकम का कुछ हिस्सा वो सेविंग के रूप में यदि जमा करा देंगे बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में या अन्य किसी सार्वजनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। और सेविंग यदि ज्यादा होगी तो व्यक्ति उपभोग कम करेगा। जैसे मान लीजिए बैंक ने पोस्ट ऑफिस में जो एफडी की रेट है या जो जमा की ब्याज दर है वो बढ़ा दी, तो लोग क्या करेंगे कि बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में ज्यादा पैसा जमा कराना शुरू कर देंगे, तो वो खर्चों के लिए कम राशि बचेगी, बाजारी मुद्रा की पूर्ति कम होगी और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भारत सरकार सेविंग्स को बढ़ावा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो एफडी की रेट्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको हम वृद्धि कर दें, उससे भी बचतों को प्रोत्साहन मिल सकता है। नेक्स्ट में ले सकते हैं अपन रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि सरकारी जो खर्चे उसमें कमी करना। अब सरकारी खर्चे जो विशेष रूप से जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हैं उनको यदि हम कम करेंगे तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी और बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब सरकार अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें खर्चों में कटौती करना एक बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन एक सुझाव के रूप में कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा यदि जो सार्वजनिक खर्च हैं, सरकारी जो खर्चे उसमें मितव्ययिता बरती जाए, कम किए जाएं, तो निश्चित रूप से बाजारी मुद्रा की पूर्ति कम होगी और मनी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। अब उत्पादन में वृद्धि करने से क्या होगा कि वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी और वस्तुओं की पूर्ति अधिक होने से वस्तुएं सस्ती होंगी, जो महंगाई बढ़ रही थी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कैसे करें? आप नई नई इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको आप देश में आमंत्रित कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक जो तकनीक है उसका विकास कर सकते हैं। यानी कि भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, जैसे पहले हम गेहूं को आयात करते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम गेहूं का आयात नहीं करते हैं। अब हमारे देश में ही गेहूं के बफर स्टॉक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग करके उत्पादन में बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा करके और हम देश में वस्तुओं का उत्पादन में यदि हम ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से वस्तुओं की पूर्ति ज्यादा होगी और मांग की तुलना में यदि वस्तुओं की पूर्ति ज्यादा होगी तो वस्तुएं सस्ती होंगी। इससे भी हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट्स, यानी कि आयातों माल का आयात करना और निर्यातों को नियंत्रित करना। हम जानते हैं कि आयात का मतलब होता है विदेशों से वस्तुएं भारत में मंगाई जाती हैं और एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब वस्तुओं को हम विदेशों को बेचें तो वो एक्सपोर्ट कहलाती है। विदेशों से यदि वस्तुओं का इंपोर्ट ज्यादा किया जाएगा तो राष्ट्र में उन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी। वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा कि उनकी जो प्राइस लेवल है वो कम होगा और मुद्रा प्रसार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, उस वस्तु को हम निर्यात नहीं करें, निर्यात पर प्रतिबंध लगा देंगे तो क्या होगा कि वो वस्तु अपने देश में रह जाएगी और वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी, उससे भी महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों प्याज की कीमतें ज्यादा हुई थी तो भारत सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट को हमने कंट्रोल कर दिया, तो प्याज की और हमने प्याज का इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने से भारत में प्याज की आपूर्ति बढ़ी, उसकी कीमतें कम हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयातों को, वस्तुओं को आयात किया जाए या निर्यातों को भी हम कंट्रोल कर दें, उसको हतोत्साहित करें, उससे भी वस्तुओं की जब पूर्ति ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग। यदि भारत में मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो सरकार प्राइस कंट्रोल कर सकती है, सरकार मूल्यों को नियंत्रित कर सकती है, मैक्सिमम प्राइस घोषित कर सकती है कि इससे ज्यादा इसके
प्राइस नहीं होगा, तो उससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राशनिंग सिस्टम हम ला सकते हैं कि राशन कार्ड के माध्यम से उस वस्तुओं को सस्ती दरों पर वितरित किया जाए, जिससे कि प्राइस जो कंट्रोल है वो हो जाए। तो सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए प्राइस कंट्रोल किया जाता है और राशनिंग व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, चेक ऑन होर्डिंग्स, यानी कि जो व्यापारी जो जमाखोरी करते हैं, उद्योगपति जो जमाखोरी कर लेते हैं और वास्तव में देश में उस वस्तु की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ व्यापारी क्या करते हैं कि वस्तुओं का अपने यहाँ पर स्टॉक कर लेते हैं और आर्टिफिशियल कमी महसूस कर देते हैं बाजार में। उससे भी हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि सरकार उन गोदामों पर छापा डाल सकती है, दुकानदारों से जो सीमित स्टॉक जो है स्टॉक की मात्रा ज्यादा नहीं रखें, उससे भी हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग को नियंत्रित करना। अब विनियोग जो है अगर वो कंज्यूमर आइटम्स के लिए, उत्पादन के लिए विनियोग करते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि प्रोडक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अच्छा है, इसलिए मैंने राइट का निशान लगाया, इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन है, उससे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और उनकी कीमतें कम होंगी। तो हमें क्या करना है कि जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंज्यूमेबल या प्रोडक्शन के अंतर्गत काम आता है उसको तो बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट फॉर स्पेकुलेशन, सट्टे की प्रवृत्ति के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए या ब्लैक मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कई व्यापारी उद्योगपति क्या करते हैं कि कालाबाजारी करते हैं। कालाबाजारी का मतलब क्या है कि वस्तुओं को अधिक कीमत के ऊपर बेचते हैं या वस्तुओं का ब्लैक करते हैं, यानी कि जिसकी लागत नहीं है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा वसूल पैसा करते हैं। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट नियंत्रित करे और कालाबाजारी है, जमाखोरी है या बहुत ज्यादा लाभ कमाने की जो स्थिति आती है उसको भी गवर्नमेंट नियंत्रित करे। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि मुद्रा प्रसार को यदि नियंत्रित करना है तो इसके दो काम करने पड़ेंगे। एक तो क्या है कि बाजार में जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कम कर दें, और दूसरा एक जो मुख्य कारण है कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति अधिक कर दें, जिससे कि वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी और मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। नटसेल में हम दो बातों पर मुख्य ध्यान रूप से देंगे। एक तो जो मनी सप्लाई है इसको कम करना है, मुद्रा की पूर्ति को कम करना है, और दूसरा जो काम है कि जो वस्तुओं की जो पूर्ति है उसको हमें अधिक करना है, चाहे वस्तुओं को उत्पादन बढ़ा के करें चाहे विदेशों से वस्तुओं का आयात करके करें। कई बार हम क्या करते हैं कि जो उपभोग पर है नियंत्रण लगा करके भी हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रण करने की बात की जाती है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाहे मॉनिटरी मेजर्स हैं, चाहे फिजिकल मेजर्स हैं, चाहे अदर्स मेजर्स हैं, इन सबके मिलाकर के हम मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि मुद्रा प्रसार को किस प्रकार से नियंत्रित की जाए। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मुद्रा प्रसार के जो कारण हैं उन कारणों को यदि हम उल्टा कर दें, विपरीत कर दें, तो ये मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के तरीके हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।